महर्षि दधीची ने अपना शरीर त्याग करा था ताकि उनकी हड्डियों से, अस्थियों से इंद्र के लिए वज्र का हथियार मिल सके और वो वक्रासुर को मार सके। तो जब उन्होंने शरीर त्याग दिया, आप लोग को एक गाय दिख रही होगी यहाँ, इसलिए बतलाना जरूरी है। जब उन्होंने शरीर त्याग दिया तो शरीर से मांस को निकाले, तो महर्षि इंद्र ने कामधेनु गाय को बुलाया। वो कामधेनु गाय ने शरीर को चाट चाट के उनका मांस अलग करा और हड्डी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, हड्डी से फिर वो हथियार बना। अब ये परमवीर चक्र के लिए कंसेप्ट के लिए, डिजाइनिंग के लिए स्कॉटलैंड की निवासी थी जिन्होंने कि भारत के मिलिट्री के कैप्टन से शादी करी थी, खानोलकर से, विक्रम खानोलकर से। तो ये महिला, इसका ओरिजिनल नाम एवा नोने, स्कॉटलैंड की निवासी थी। उसने अपना नाम बदल के सावित्री बाई रख लिया और सावित्री बाई ने ये मेडल डिजाइन करा। उसने इंद्र के वज्र को आधार मान के इस मेडल को डिजाइन करा। आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर इंद्र का वज्र का ये है, इंद्र का वज्र आपको दिखना होगा। ये इंद्र का हथियार था, इंद्र का वज्र। और इस वज्र को उसने मेडल पे 4 निशान जो वज्र के आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये मेडल के ऊपर के पोर्शन को उसने यहाँ पे डिजाइन करा। इस प्रकार से इंद्र का वज्र हमारे परमवीर चक्र के अंदर आया। और परमवीर चक्र का जो आधार है वो है त्याग का आधार, जो कि दधीची ने त्याग करा था अपना शरीर। तो त्याग के आधार को ही हमारे सेना के जो सूरवीर हैं उन्होंने त्याग करा, अपना शरीर त्याग करा, जिस तरीके से महर्षि दधीची ने त्याग करा। इसलिए परमवीर चक्र से उनको नवाजा गया। फिर इनके नीचे मैंने सबके नीचे नाम, उनके रेजिमेंट, किस तारीख को वो शहीद हुए और कौन से युद्ध के अंदर वो हुए थे, ये पूरा जिक्र किताब के अंदर हर एक की स्टोरी दी हुई है कि किस युद्ध के अंदर वो कैसे शहीद हुए और उनके जो महत्वपूर्ण सेइंग्स थे, जो उनके कथन थे, जिनके कारण से वो बहुत फेमस हो गए। तो ये हमारे सबसे पहले सोमनाथ शर्मा हैं, उसके बाद जदुनाथ सिंह जी हैं। ये शुरू के 5 जो परमवीर चक्र विजेता हैं, ये लोग 1947-48 के अंदर जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो पाकिस्तानियों ने कश्मीर पे हमला करके कश्मीर को कब्जा करने की कोशिश करी थी। जब कश्मीर भारत में विलय हुआ और उसके बाद भारतीय सेनाएं गई और उन्होंने पाकिस्तानियों को बाहर खदेड़ा। उनमें शहादत के उसके बाद राघोबा राणे का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। किताब में तो आपको पढ़ने में आएगा। ये बेसिकली बॉम्बे इंजीनियर्स थे, मतलब सेना में युद्ध करने वाले नहीं थे। इनके लिए जिम्मेदारी दी गई थी कि टैंक को ले जाना है संभाल के, क्योंकि माइंस बिछी हुई थी। तो राघोबा राणे ने कहा कि एक काम मैं करने को तैयार हूँ। आप सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है इनका। राघोबा राणे ने कहा कि मैं जमीन में लेट जाऊंगा और लेट के रेंगते चलूंगा और जहां की माइंस है निकालते जाऊंगा। तो कहते टैंक को कैसे पता चलेगा कि आगे चलना है? तो एक रस्सी दी गई, रस्सी इस तरीके से दी गई उनके पास में, एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड में। राइट हैंड में करूंगा मतलब आप आगे आइए, लेफ्ट हैंड में करूंगा मतलब रुक जाइए। कंटिन्यूस 72 घंटे रेंगते उन्होंने माइंस सब हटाई और हमारी सेना को आगे ले गए। ये पीरू सिंह जी हैं, ये राजस्थान के थे और इनकी सूर गाथा है आपको किताब के अंदर पता चलेगी। परंतु इन्होंने मतलब इनके सब जब पढ़ा ना इनके ऊपर तो ये लगा कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है, राष्ट्रभक्ति की अगर पराकाष्ठा है तो ये परमवीर चक्र विजेता है। सर ने अभी जो बात बोली बिल्कुल सही बोली कि ऐसा नहीं, इनको तो मौका मिला। हमारी सेना की कई जमात, जब मैं पढ़ रहा था मेरे मन में भी यही विचार आया सर कि कई सैनिक ऐसे शहीद हो गए जो कि वो भी यही काम कर रहे थे, परंतु इन्होंने कुछ समथिंग अलग से 72 घंटे रैंक के आगे जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। करम सिंह जी जो है
ये इनको मरणोपरांत मतलब ये जीते जी मिला इनको। और ये वो व्यक्ति है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो नेहरू जी ने 5 लोग को सिलेक्ट करा था झंडा फहराने के लिए, उसमें से एक करम सिंह जी भी है। ये गुरबचन सिंह सलारिया हैं, ये हमारे देश की शांति सेना कांगो में गई थी। कांगो का युद्ध हुआ था, जब कांगो का गृह युद्ध हुआ था तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोला था कि हमारे लिए सेना भेजिए। भारत सबसे, आज की तारीख तक के इतिहास के अंदर भारत सबसे बड़ा देश है, 2nd नंबर का देश है जो कि शांति सेनाएं भेजता है अलग अलग जगह। तो सलारिया जी वहाँ पे गए थे और उसके अंदर इनके एक मेजर जो थे उनका अपहरण हो गया था। ये बहुत गुस्से में थे। उसके बाद इन्होंने जो करा है, मतलब उस वक्त कितने लोगों को इन्होंने मारा है वो मैं बता नहीं सकता हूँ, किताब के अंदर लिखा है, मतलब वो पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये वहाँ पे उस वक्त 1961 में जाके शहीद हुए, मतलब भारत पाक के युद्ध के बाद कांगो गृह युद्ध हुआ, फिर उसके अंदर शहीद हुए। ये है धन सिंह थापा, ये 61-62 का, अब यहाँ से चीन का युद्ध शुरू हो गया। चीन के युद्ध के लिए मैं आपको एक बात बतला रहा हूँ सर, यहाँ पे है मार्शल साहब, एयर चीफ मार्शल साहब, और ये जब आप पढ़ेंगे ना तो चीन के युद्ध में हम तो ये सोच रहे थे कि भारत चीनी भाई भाई वाला सब नारे चल रहे थे, और वो लोग 3 साल से तैयारी कर रहे थे, 3 साल से तैयारी कर रहे थे युद्ध की। और हमारी सेना के पास गर्म कपड़े नहीं थे, स्वेटर नहीं थे, जूते ऐसे थे, साधारण जूते थे, बर्फ के लिए जूते नहीं थे। ये लोग उस वक्त ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके उन्होंने युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने के बाद में ये लोग, मतलब इन्होंने कम से कम 120 चीनियों को सही मारा है, गोली मार के उन्होंने खत्म करा। धन सिंह थापा तो इतने घायल हो गए थे कि घायल अवस्था में चीनी लोग उनको उठा के ले गए थे, गिरफ्तार कर लिया था। और जब भारत सरकार ने इनको मरणोपरांत, भारत सरकार ने तो मरणोपरांत इनको डिक्लेयर कर दिया था कि आप परमवीर चक्र है, तो चीनी लोगों ने जब पेपर में पढ़ा वहाँ पे कि इनको महावीर चक्र, परमवीर चक्र मिला है, तो उन्होंने भारत सरकार को सादर इनकी अस्थियाँ दी। और जब इनकी शहादत की खबर इनकी बेटी ने सुनी तो जवान बेटी हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गई। इनके बारे में पढ़ते पढ़ते तो कई बार रोना आया है मेरे को कि ये ऐसे लोग हैं। तो ये हमारे यहाँ तक भारत चीन युद्ध है, ये भी चीन युद्ध के अंदर है। शैतान सिंह की आपको स्टोरी में किताब के अंदर आप पढ़ेंगे, परंतु मैं बताता हूँ कि शैतान सिंह ने आखिरी समय इनके सेना के लोगों ने बोला कि आप चले जाइए, तो इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, और इनके हाथ बहुत घायल हो गए थे। तो इन्होंने पैर से रस्सी बनवाई, पैर के अंगूठे से, वो ट्रिगर से स्टेन गन का ट्रिगर, और उसी से गोली चलाते चलाते इन्होंने आखिरी में वहीं शहीद हो गए। और इनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी वहाँ पे। 3 महीने बाद, युद्ध खत्म होने के 3 महीने बाद, जब वहाँ पे गडरिया जा रहा था, उसने देखा कि बर्फ में कुछ बॉडियाँ, डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, तो उसने भारतीय सेना को इन्फॉर्म करा। भारतीय सेना ने जाके इनके शव को उठाया, और इन्होंने देखा उस वक्त भी रस्सी पाँव के अंगूठे में बंधी हुई है और ट्रिगर में बंधी हुई है, जो स्टेन गन का ट्रिगर है, और वहीं के वहीं वो शहीद हो गए। मैंने ये सोचा था, मेरे मामा जी 26 साल के इसी युद्ध में वो भी शहीद हुए। मैंने ये सोचा कि इनका नाम, इन्होंने इतना महान काम करा है, इनका नाम शैतान सिंह क्यों रखा है। तो मैंने अपनी किताब के अंदर लिखा है ये हमारे लिए तो शैतान नहीं थे, परंतु चीनियों के लिए जरूर शैतान बन के आए थे। और इनके साथियों ने बतलाया है कि इतने विनम्र स्वभाव के थे कि लगता ही नहीं था कि कहीं से कहीं शैतान सिंह। अब्दुल हमीद, इन्होंने पाकिस्तानियों के पास, एक्चुअली जब पाकिस्तानियों ने भारत पे हमला करा ना, तो उन्होंने ये सोचा था कि भारत के पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो अमेरिकन पैटेंट टैंक है। तो उनके पैटेंट टैंक को, 8 पैटेंट टैंक को अब्दुल हमीद ने जमीन में मिला दिया। 8 पैटेंट टैंक को, मतलब अमेरिका भी हतप्रत रह गया कि क्या हो गया, हमारे पैटेंट टैंक को खत्म कर दिया उन्होंने। तो ये अब्दुल हमीद, ये भी वहीं पे आखिरी में शहीद हो गए। इनको ने 4 टैंक जब मार दिए ना, तो इसके बाद भारत सरकार ने इनको परमवीर चक्र की घोषणा कर दी। मतलब ये इनको बता दें कि मेरे को परमवीर चक्र मिल गया। उसके बाद अगले दिन उन्होंने फिर 4 टैंक को मारा, और उसी 4 टैंक को मारने में ये शहीद।
तारोपोरा जी हैं, ये बेसिकली क्या है, इनका तारोपोरा सरनेम क्या है, हैदराबाद रियासत के थे, तो इनको रियासत जो थी उसके कारण से इनका नाम हुआ। तो भारत के 1965 के अंदर पाकिस्तानियों ने क्या करा, पाकिस्तानियों ने ये सोचा कि अब भारत तो अभी चीन से युद्ध करते में कमजोर हो गया है, क्योंकि हम चीन से हार गए थे। तो चीन से जब हार गए तो उन्होंने बोला कि इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है, नेहरू जी भी एक्सपायर हो गए, तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो मेरा लीडरशिप भी कमजोर है। तो उन्होंने फिर कश्मीर पे अटैक करा। उसके अंदर आप युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अल्बर्ट इक्का, यहाँ तक तो ये पोर्शन जो है हमारे भारत का जो सेकंड पाकिस्तान से युद्ध हुआ था वहाँ है। 71 जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ उसके अंदर ये अल्बर्ट इक्का भी शहीद हुए। इन्होंने क्या करा कि माइंस को हटाते हुए एक स्टेट गन LMG यहाँ से चल रही थी। LMG आप लोग जो मिलिट्री के जानते हैं कि बहुत स्पीड से गन चलाती है, उसको वो एक ऊपर वाली हाइट पे था और उसको जाके उसको खत्म करना था। तो ये वहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, जब सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे तो इनको एक गोली लगी गर्दन में। तो इन्होंने हाथ लगाया तो देखा ब्लड आ रहा है। तो इन्होंने कोई चिंता नहीं करी उसके बाद भी, और उसके बाद भी जाके वो जो स्टैंड गन वाला जो LMG चला रहा था उसको मारा, और जब वो सीढ़ियों पर से वापस नीचे उतर रहे थे तभी वो शहीद हुए। तो ये इनकी गाथा है। निर्मलजीत सेखो एक अकेले मात्र वायुसेना के है, बाकी जितने हैं सब नेवी में आज तक किसी को नहीं मिला है। वायुसेना से केवल एक अकेले को मिला है। और एक बात और बता दूं, यहाँ पे आप देखेंगे एग्जीबिशन, इसमें चार सिख हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया। 21 में से 4 सिख हैं और कुछ राजस्थानी है। वैसे तो सब हमारे देश का हर नागरिक महत्वपूर्ण है, सैनिक महत्वपूर्ण है। तो ये सेवर जेट से इन्होंने पाकिस्तान के जो हवाई जहाज थे उनको गिराया, और आखिरी में उसी के चक्कर में, मतलब ये बताया इस किताब मतलब इनके बारे में पढ़ा कि पेड़ की हाइट कितनी रहती, उस हाइट पे आपस में युद्ध हुआ हवाई जहाज का, और आखिरी में शहीद हो गए। अरुण खेत्रपाल सबसे कम उम्र के अंदर, आप देखिए बच्चा जैसा बिल्कुल वो यंग बच्चा, मतलब इसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैं वाकई में लिटरली मैं रोया हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपने जीवन तो कर दिया है, आज ऐसा लग नहीं है जीवन है वो लोग तो आज ऐसा देखकर भी ऐसा लग रहा है कि वो इस कम एज के अंदर ये शहीद हो गए। इसके बाद मेजर होशियार सिंह हैं, ये भी भारत पाकिस्तान के युद्ध के अंदर है। इन्होंने कम से कम 1200 पाकिस्तानियों को मारा होगा। कैप्टन बाना सिंह, ये यहाँ तक तो यहाँ बांग्लादेश बन गया था, उसके बाद फिर पाकिस्तानियों ने सियाचिन पे कब्जा करा। तो बाना सिंह को जिम्मेदारी दी गई, और बाना सिंह ने जो जिस पॉइंट पे वो बैठे थे उस पॉइंट को कब्जा करा, और आज अभी जिंदा है बाना सिंह, और अभी 2 और मैं बतलाऊंगा, ये लोग जिंदा हैं। 7 लोग को जीवित रहते हुए मिला है, जिसमें बाना सिंह भी एक हैं। तो 26 जनवरी की जो परेड होती है अभी होगी 26 जनवरी को, उसमें 3 लोग जो सबसे आगे चलते हैं, बाना सिंह, योगेंद्र यादव और संजय सिंह, ये 3 लोग सबसे आगे इनकी जीप सलामी देती है। बाना सिंह ने जब ये सियाचिन का वो टॉप कब्जा करा तो उस टॉप का नाम बाना टॉप रख दिया। आज भी वो बाना टॉप के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से इसके बाद लिट्टे का जब युद्ध हुआ, लिट्टे ने लंका के अंदर परेशान करा, तो हमारे यहाँ से सेना भेजी गई। उसके अंदर ये मेजर रामास्वामी परमेश्वरन गए थे वहाँ पर, और ये वहीं पर युद्ध करते हुए शहीद हुए। तो ये लंका में जाके शहीद हुए, जो कि हमारा दोस्त है, परंतु लिट्टे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ भेजा गया था। ये वहाँ कैप्टन मनोज पांडे बिल्कुल यंग बच्चा, उससे पूछा गया जब इंटरव्यू में, NDA के इंटरव्यू में, कि आप क्यों आर्मी में भर्ती होना चाहते हो,
तो उन्होंने बोला कि मैं आर्मी में इसलिए भर्ती होना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को परमवीर चक्र लेना है। और ये परमवीर चक्र लेके शायद इसीलिए आर्मी में अपनी इनकी जो बोलते हैं ना आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, तो इनकी इच्छा शक्ति ऐसी मजबूत थी कि युद्ध करते करते शहीद हो गए। योगेंद्र सिंह यादव को जब भी देखता हूँ तो मेरे को एक ही बात आती है कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। इन्होंने 3 बंकर कब्जा कर लिए और 3 बंकर कब्जा करने के बाद ये अकेले जिंदा बचे और उनके साथी सब मर गए और ये जिंदा अकेले बचे। और देखा कि करीबन 20-25 पाकिस्तानी आ रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा कि डेड बॉडीज के बीच में लेट गए, कैसा लगे कि मैं भी मर गया। पाकिस्तानी की इतनी गंदी आदत थी, आप पढ़ेंगे उस किताब के अंदर, इन्होंने क्या करा कि आके सबको गोली चलाई। ये लेटा था, इसके पाँव में भी 8 गोलियां लगी, बंदूक चुपचाप पड़ा रहा। एक गोली इसके सीने में आके लगी। अब सीने में जो भगवान बचाते हैं, कैसे बचाते हैं, 50 पैसे का सिक्का वहां रखा हुआ था, गोली उस पे लगी और इसको कुछ नहीं हुआ। अब वो समझे कि सब मर गए। इसने बोला कि मेरे आसपास की डेड बॉडियां उचक रही थी, क्योंकि मरी हुई थी ना, तो उचक रही थी, ऐसी उचक रही थी, गोलियां लग के उचक रही थी। इसने क्या करा, जैसे ही देखा कि ये लोग जा रहे हैं, अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, उनको मारा। 35 के 35 लोग तो वही मारा। और उसके बाद इसका हाथ की पूरी हड्डी बड्डी निकल गई थी। उसने कैसे भी करके हाथ को अपने बेल्ट में ऐसा अटका के उल्टाइयाँ खाते हुए नाले में गिरते करते भारतीय सेना के पास पहुंचा और फिर पूरी इंफॉर्मेशन दी। और टाइगर हिल का युद्ध है, इसने किताब भी लिखी है, टाइगर हिल का हीरो ऑफ टाइगर हिल, मैंने पढ़ी हुई है वो। तो इस किताब के अंदर उसने लिखा है कि किस तरीके से वहाँ पहुँचा और वहाँ जाके, मतलब इतनी माइनस में टेम्परेचर के अंदर ही जाते थे कि वहाँ जाके पहुँचा ना, तो कह रहा था कि मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, बस मेरे को अपने भारतीय सैनिकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसको सब बदला के बेहोश हो गया और बाद में जब इसका होश आया तो श्रीनगर के हॉस्पिटल के अंदर होश आया और कई साल इसका इलाज चला और आज की तारीख में फिट है। संजय कुमार भी ऐसे ही एक वीर थे जो कि आज भी जिंदा है, जो कि ये लोग सलामी लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि बाला सिंह और संजय कुमार हो गए। और आखिरी के अंदर जिसकी बहुत चर्चा हुई है वो विक्रम बत्रा को 2 पॉइंट पे कब्जा करना था। पहले पॉइंट पे जब कब्जा करना था तो इनके जो सीईओ थे उन्होंने पूछा कि तुम जब वहाँ पहुँचोगे, एक और साथी थे, इनका मैं नाम भूल रहा हूँ, कि जब वहाँ पहुँचोगे तो क्या सिग्नल क्या दोगे मेरे को जीतने का। तो उसके साथी ने बोला ये और इसने बोला दिल मांगे मोर। तो उसने पूछा दिल मांगे मोर क्यों बोल रहे हो, कहते मेरे को वहीं नहीं रुकना, उसके बाद और कब्जा करना। तो इसका वो दिल मांगे मोर बहुत फेमस हो गया था उस वक्त, आज भी फेमस है। उसके बाद ये जब ये जा रहा था तो अपनी गर्लफ्रेंड से बोल के गया था, डिम्पल नाम इसकी गर्लफ्रेंड का, उसने शादी नहीं करी आज तक। डिम्पल से बोला कि डिम्पल मैं जा रहा हूँ, मैं आऊँगा तो जरूर, या तो तिरंगे में लिपट के आऊँगा या तिरंगा फहरा के आऊँगा। इनके कारण से ही हमने जो विक्रम बत्रा को पूरा श्रेय जाता है और ये योगेंद्र सिंह और संजय को, कि जिनके कारण से हम कारगिल युद्ध में जीत पाए। तो आपको सबकी तरफ से धन्यवाद देती हूँ, लेकिन एक निवेदन करती हूँ, आप एक पूरा जो आपने अभी राउंड दिया है, एक इसका तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लीजिए और एक इसकी फिल्म डॉक्यूमेंटेशन बना लीजिए, क्योंकि दुनिया में सब जगह लोग देख पाएंगे। विजय भाई एक इजाजत हो तो इनके बारे में। जी बिल्कुल आप तो बोलिए, शांत रहिए। ये कारगिल युद्ध के दौरान की बात है। पहली बार ऐसा हो रहा था कि युद्ध को टीवी पे भी दिखाया जा रहा था, क्लिपिंग्स। उन दिनों अटल जी की पेपर में अपील आई थी कि नौजवानों को देश का काम करने के लिए आगे आना चाहिए। और रात को एक क्लिपिंग दिखाई कि टोलोलिंग की चौकी जब हमारे जवानों ने जीती और बेस कैंप के कमांडिंग ऑफिसर ने खुश होकर बोला, बोलो जवान क्या चाहते हो, तो ये जवान कहता है ये दिल मांगे मोर, जो भी आपने बताया। तो सुबह अटल जी की अपील आई थी और शाम को ये दिल मांगे मोर सुनने पर मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वैसे तो ये उद्देशित है नौजवानों को और समर्पित है शूरवीर सेनानियों को, पर यहाँ सभी दिल से नौजवान ही दिख रहा है। तो नौजवानों उठो चलो, भारत माता तुम्हें बुलाती।
नौजवानों उठो चलो, भारत माता तुम्हें बुलाती, छोड़ो आलस कर लो साहस, बैठे रहो मुझ हाथ बांध कर, दूर चित्र के दर्शन कर निरर्थ जीवन होता, इसीलिए तो सुन लो भैया, देश के अब तुम बनो खिवैया, जोत से जोत की जला के बाती, भारत माता तुम्हें बुलाती है। नौजवानों उठो चलो, भारत माता तुम्हें बुलाती है। मत सोचो कि बच्चे हैं, अकल से अभी कच्चे हैं, तुम्ही में तो शक्ति है, तुम्ही में तो भक्ति है। अभिमन्यु और शंकराचार्य, विवेकानंद, रामानुजाचार्य, भगत सिंह और लक्ष्मीबाई यौवन से अभी उभरे ही थे। ये जितने नाम लिए हैं, जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं, 13 से 23 साल की उम्र में उन्होंने वो काम किए हुए हैं। तो मत सोचो कि बच्चे हैं, अकल से अभी कच्चे हैं, तुम्ही में तो शक्ति है, तुम्ही में तो भक्ति है। अभिमन्यु और शंकराचार्य, विवेकानंद, रामानुजाचार्य, भगत सिंह और लक्ष्मीबाई यौवन से अभी उभरे ही थे। ज्ञानेश्वर सिर्फ 16 के थे। उम्र से यश की अनुपात न बनती, भारत माता तुम्हें बुलाती। क्या बनना क्या करना है, सोच के कदम बढ़ाना है। क्या बनना क्या करना है, सोच के कदम बढ़ाना है। और जो भी तुम राह को पकड़ो, साथ कभी ना उसका छोड़ो, यही तपस्या रंग लाएगी, बात तुम्हारे मन की बनेगी। लिएंडर या सचिन बनो, जवान किसान विज्ञान को चुनो, हर विधा देश के काम है आती, भारत माता तुम्हें बुलाती। और ये करते हुए बात ध्यान किन बातों का रखना है, सत्य का कभी साथ न छोड़ो, हिंसा से न नाता जोड़ो, मानवता से मुंह न मोड़ो, अन्याय से तुम युद्ध लड़ो, एकता को कभी न तोड़ो, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ो, विद्या हमें यही सिखाती, भारत माता तुम्हें बुलाती। और इसके लिए लिखते ये लाइन है कि विचार करना किस्सा सुनकर, बात सच्ची है जानकर, जिनने वो क्लिपिंग नहीं देखी होगी शायद उनके लिए, कि विचार करना किस्सा सुनकर, बात सच्ची है ये जानकर, जानकी अपने बाजी लगाकर, दुश्मन के संग जोर से लड़कर, दोनों लिंग की चौकी जीतकर, जवान बोला देकर जोर, यदि मांगे मोर। विचार करना किस्सा सुनकर, बात सच्ची है ये जानकर, जानकी अपने बाजी लगाकर, दुश्मन के संग जोर से लड़कर, दोनों लिंग की चौकी जीतकर, जवान बोला देकर जोर, यदि मांगे मोर। तुम भी कुछ ऐसा ही कर, तभी ये कहना मचा के शोर, यदि मांगे मोर।